नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ और इस वक्त की बड़ी खबर के लिए रुख करते हैं शुभिका। शुक्रिया राहुल, अपने दर्शकों को बड़ी जानकारी सियासी गलियारे से दे दी। सियासी गलियारों से बड़ी खबर आपको बता रहे, नीतीश को इंडिया का संयोजक बनाने पर चर्चा नहीं। ललन सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह और उन्होंने ये बड़ा बयान दिया, इंडिया की संयोजक का नाम फाइनल नहीं हुआ है। ललन सिंह ने इस बाबत पूरी जानकारी दी है। संयोजक को लेकर अभी कुछ भी नहीं तय किया गया, ये कहना है ललन सिंह का। मुंबई की बैठक में नाम तय किया जाएगा। ललन सिंह ने खबरों का खंडन किया है, संयोजक बनाने की खबर को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि नीतीश को इस बाबत कोई नाराजगी नहीं है। ललन नीतीश गठबंधन के सूत्रधार हैं और हमेशा ही रहेंगे। बीजेपी हताशा में इस तरह का प्रचार प्रसार करवा रही है। ललन सिंह ने इस बात की भी चर्चा की, विपक्षी एकता को लेकर बीजेपी में घबराहट है और इसी घबराहट में वो कुछ भी प्रचार प्रसार करवा रही है, ये कहना है ललन सिंह का। सियासी गलियारे से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की खबर का खंडन किया गया है। ललन सिंह ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इंडिया के संयोजक का नाम अब तक फाइनल नहीं किया गया है। आगामी बैठक में ही, मुंबई में ही इस नाम पर मुहर लगेगी। तो बिल्कुल शुभी, तो जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है, क्योंकि चर्चा इस बात को लेकर के लगातार हो रही है कि जो विपक्षी मंच है उसके संयोजक नीतीश कुमार बनेंगे, लेकिन अभी इस पर तस्वीर साफ नहीं हुई है। और बाकायदा इसको लेकर के ललन सिंह ने जानकारी भी दी है कि अभी कोई नाम फाइनल संयोजक के रूप में नीतीश कुमार का नहीं हुआ है। जो मुंबई में बैठक होगी उस बैठक में ही संयोजक का नाम जो है वो सामने आएगा। अब चला रहा है नीतीश कुमार जी नाराज हैं। काहे का नीतीश कुमार जी नाराज होंगे? नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता है। इंडिया सबों की सहमति से नाम तय हुआ है। आज तक, मैं भी 5 वर्ष रहा एनडीए में, आज तक कभी मोदी जी ने एनडीए की बैठक नहीं बुलाई। आज तक कभी बैठक नहीं हुई। हम भी 5 साल पार्लियामेंट में रहे एनडीए में। भ्रष्टाचारी पीएम तो खुद अपनी बात को याद कर लें। महाराष्ट्र में किसको भ्रष्टाचारी वो कर रहे थे? अमेरिका से जब लौट के आए थे तो महाराष्ट्र के बारे में जो उन्होंने चर्चा की थी, किसको भ्रष्टाचारी कहे थे, वो सारे आज किनके पास हैं? इसका भी तो जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी दें। अभी ये सब कोई बात नहीं है। अब अगली बैठक जब मुंबई में होगी तब आगे की चर्चा होगी। और चलिए, इस पूरी खबर पर सहयोगी आनंद अमृतराज जुड़े हैं। आनंद, चर्चा लगातार होती रही पहली बैठक से विपक्ष की कि नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे, लेकिन अब तक मुहर नहीं लगी। और बाकायदा अब ललन सिंह भी ये कह रहे हैं कि मुंबई में ही नाम जो है वो तय होगा, फाइनल होगा। किस तरीके से ललन सिंह के बयान को देखा जाए? देखिए राहुल, ललन सिंह ने साफ किया, पिछले कल देर शाम जब नीतीश कुमार पटना पहुंचे और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की थी और जब प्रेस वार्ता हुआ था, संयुक्त प्रेस वार्ता जो बेंगलुरु में बैठक हुई थी, उस समय नीतीश कुमार ने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे और बीजेपी के कई नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार नाराज होकर चले गए। लेकिन उन तमाम कयासों का अंत किया है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि जो भी बातें चल रही हैं मीडिया में वो सरासर गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और नीतीश कुमार, सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इस गठबंधन के सूत्रधार हैं और कुछ सूत्रधार नाराज नहीं होता है। तो उन्होंने साफ साफ कर दिया कि नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात उन्होंने प्रमुख बात कही कि जो इंडिया नाम को लेकर था, चर्चा चल रही थी कि शायद नीतीश कुमार उस नाम को लेकर सहमत नहीं थे। इस बात को भी उन्होंने खंडन किया कि इंडिया नाम आम सहमति से तमाम पार्टियों के सहमति से बनाई गई। इसके अलावा संयोजक को लेकर जो पिछले 2 बैठकों में चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार संयोजक बनाए जा सकते हैं, मीडिया में लगातार ये खबरें चल रही थी। उन्होंने इस बात पर भी खंडन किया कि अगली बैठक जो मुंबई में होगी उस बैठक में ही तय किया जाएगा कि संयोजक कौन बनाया जाएगा। और फिलहाल इस बैठक में संयोजक को लेकर कोई बहुत बड़ी चर्चा नहीं हुई। जाहिर सी बात है, जिस बात की चर्चा कल देर शाम से लेकर अभी तक चल रही थी, दिल्ली जाने के पहले, चूंकि कल संसद का सत्र शुरू हो रहा है, उसके पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तमाम कयासों को अंत करने की पूरी कोशिश की है। राहुल जी, चलिए, शुक्रिया आनंद जानकारी के लिए आपका। जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंप दी गई है। बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज के मामले में जेपी नड्डा को लाठीचार्ज की रिपोर्ट सौंप दी गई है। तो जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंप दी गई है। बीजेपी नेताओं पर विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज किया गया था और इसी लाठीचार्ज को लेकर के एक कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की, जो रिपोर्ट अब जेपी
नड्डा को सौंप दी गई है। बीजेपी की कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर लाठीचार्ज किया गया था। कार्यकर्ता और नेताओं को पीटा गया था। कार्यकर्ता और नेता की पिटाई हुई थी। लाठीचार्ज के मामले को लेकर बीजेपी ने कमेटी का गठन किया था, जिसमें झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास थे, जिनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। कमेटी गठित होने के बाद रघुवर दास ने बिहार आकर नेताओं से बातचीत भी की थी। घायल नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात की थी, रिपोर्ट तैयार की थी और अब रिपोर्ट जेपी नड्डा को सौंप दी गई है। अमित गुप्ता सहयोगी दिल्ली से जुड़े हैं। अमित, रिपोर्ट जो है अब जेपी नड्डा को सौंप दी गई है, क्या लग रहा है कि उस रिपोर्ट में क्या है, क्या जानकारी और आपके पास? तो एक बार फिर से बताएं कि बीजेपी की कमेटी जो बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, क्योंकि बीजेपी की जो कमेटी थी वो पटना पहुंची थी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई थी और इस पूरी लाठीचार्ज की जानकारी ली गई थी और इस रिपोर्ट को जेपी नड्डा को सौंप दिया गया है। तो पूर्व सीएम रघुवर दास इस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें मनोज तिवारी भी शामिल थे और पूरी जो टीम थी वो पटना पहुंची थी और पटना पहुंच करके पूरी घटनाक्रम की जानकारी इस कमेटी ने ली थी और इस कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट को अब जेपी नड्डा को सौंप दिया गया है। अब देखना होगा कि किस तरीके से अब जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इस पूरे मसले को, इस रिपोर्ट को देखता है और क्या कुछ आगे और एक्शन लिया जाता है। अनूप गुप्ता सहयोगी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अनूप, जो रिपोर्ट तैयार की थी कमेटी ने लाठीचार्ज मामले को लेकर के, अब रिपोर्ट जेपी नड्डा को सौंप दी गई है, क्या लग रहा है कि उस रिपोर्ट में क्या होगा, क्या और जानकारी आपके पास है? देखिए, आपको बता दूं कि पटना में जो लाठीचार्ज किया गया था उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक हाई पावर्ड कमेटी रघुवर दास की अध्यक्षता में बनाई थी, जिसमें मनोज तिवारी, सुनीता दुग्गल उस कमेटी की मेंबर थी। पूरी जांच परख करने के बाद उन्होंने ये रिपोर्ट जो है वो जेपी नड्डा को सौंप दी है। उस रिपोर्ट में पूरे विस्तार से क्या क्या बातें हैं ये तो थोड़ी देर बाद पता चल पाएगी, जब ये बैठक खत्म होगी, जब ये रिपोर्ट देकर बाहर आएंगे। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस बैठक में ये कहा गया है कि वहां की सरकार ने जानबूझकर राजनीतिक द्वेष की वजह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाई है। यहाँ तक कि जिस तरीके से वहाँ एक कार्यकर्ता की मौत भी हुई है उसके लिए भी वहाँ के जो जेडीयू सरकार है उसको जिम्मेदार ठहराया गया है। तफ्तीश से क्या क्या रिपोर्ट में शामिल किया गया है, किन किन लोगों से बातचीत की गई है, क्या आधार रखे हैं, इनके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आधिकारिक रूप से। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से वहाँ पर लाठीचार्ज किया गया है इसके लिए बीजेपी वहाँ की सरकार को जिम्मेदार बता रही है। चलिए, शुक्रिया अनूप जानकारी के लिए आपका। मानसून सत्र के बाद भी नीतीश मंत्रिमंडल में विस्तार नहीं होने पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि सरकार पर चुटकी उन्होंने ली है। उन्होंने कहा है कि अगले एक सप्ताह के अंदर नीतीश सरकार खुद गिर जाएगी। तेजस्वी यादव की बतौर मुख्यमंत्री ताजपोशी होगी। इसी वजह से नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। बचौल साहब, क्यों नहीं मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है? कहा जा रहा था कि मानसून सत्र के बाद विस्तार होगा। देखिए, नीतीश जी अब कहीं के नहीं हैं, न घर के हैं न घाट के हैं। नीतीश जी अब मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। अब बहुत जल्द एक आध सप्ताह 2-4 दिन में नीतीश जी से सत्ता छीन लेंगे तेजस्वी जी। अब इसकी तैयारी हो रही है। नीतीश जी मंत्रिमंडल विस्तार वैसे डर से नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। बहुत जल्द अब बिहार में नया करिश्मा होने वाला है। किस बात से डरे हुए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? किस बात से डरे हुए थे देख नहीं रहे हैं? जो उनको सब ले गया, जो संयोजक बनावेंगे, की रोल देंगे, और उनको बेचारे को बेआबरू होकर के कूचे से निकले हैं। कल बंगलौर से देश का नेतागिरी करने चले थे, न बेंगलौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिए और न पटना आने पर प्रेस को संबोधित किए। तो नीतीश कुमार जी की क्या स्थिति है यह जगजाहिर हो चुकी है। हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने नीतीश कुमार की नाराजगी पर कहा कि नीतीश कुमार जिस तरह से आगे बढ़े थे सबको एक करने के लिए, लेकिन लगता है उनके हाथ से ड्राइविंग सीट निकल गई है। ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस आ गई है। ये लोग पिछलग्गू की तरह रहेंगे। पता चला कि माननीय नीतीश कुमार जी नाराज होकर निकल गए। और बात भी सही है कि ये नाम इंडिया एक देश को रिप्रेजेंट करता है, हमारा देश का गौरव है। अगर कोई कहेगा कि इंडिया हार गया तो कितना खराब लगेगा।
तो इस नाम से तो परहेज करना चाहिए। और माननीय नीतीश कुमार जी शायद इस पर ऑब्जेक्शन दिए हैं, तो हम समझते हैं कि वो सही किए थे। इस तरह का नाम नहीं रहना चाहिए। बाकी एनडीए और इंडिया से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया रखें चाहे भारत रखें, कुछ भी रखें, एनडीए मजबूत है। और एनडीए का जो 39 दल कल थे, सभी लोग हर क्षेत्र से, माने ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां के लोग नहीं थे। बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद पटना में एक नया पोस्टर कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। इस पोस्टर में लालू यादव, खड़गे, राहुल और नीतीश को जगह दी गई है और जीतेगा इंडिया लिखा गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। बेंगलुरु में हुए विपक्षी दलों की बैठक के बाद आज पटना में नया पोस्टर जो है वो लगाया गया है और ये पोस्टर जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। देख सकते हैं कि इंडिया जो नामकरण किया गया है, ये विपक्षी जो गठबंधन है उसको लेकर के उसके डिफिनेशन को भी बताया गया है। इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस बनने पर देश और बिहार की जनता को हार्दिक बधाई दी गई है कांग्रेस की तरफ से। महंगाई बेरोजगारी से दूर, आओ हम मिलकर देश में गरीबों का राज लाएं। शुभेच्छु बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि सिद्धार्थ क्षत्रिय की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है और इसमें देख सकते हैं कि दलित भी हैं और पिछड़ा अति पिछड़ा महादलित हैं, अगड़ा हैं, पिछड़ा हैं, सभी को लेकर के ये जो इंडिया है गठबंधन उसका निर्माण किया गया है। और इसमें लिखा भी गया है कि जीतेगा इंडिया, यानी कि कह सकते हैं कि अभी से जो गोलबंदी है वो विपक्षी दलों की ना सिर्फ की जा रही है बल्कि जीत का दावा भी जो है वो किया जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ एनडीए घटक दल जो है वो लगातार ये दावा कर रहा है कि अगली बार भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे नरेंद्र मोदी ही बैठेंगे, क्योंकि उन्होंने देश के उत्थान के लिए कई काम किए हैं। विभिन्न योजनाएं जो है वो गरीबों के लिए वो चला रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि 2024 में जनता किसके सरताज पहनाती है और कौन अगला प्रधानमंत्री होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दावे जरूर किए जा रहे हैं पोस्टर के जरिए। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। अब संसद के मानसून सत्र को लेकर अपडेट आपको दे दें। कल से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 11 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। तो कल से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जो 11 अगस्त तक यह मानसून सत्र चलेगा। दोनों सदनों की कुल 17 बैठक प्रस्तावित है। सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। एक ओर जहां सत्ता पक्ष महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने का प्रयास करेगा, वहीं दूसरी ओर विपक्ष मणिपुर हिंसा, रेल सुरक्षा, महंगाई और अडानी मामले पर जेपीसी गठित करने की मांग सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। 21 नए विधेयकों को पारित किया जाना है। इसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 भी शामिल है। यह विधेयक संबंधित अध्यादेश का स्थान लेने के लिए पेश किया जाएगा। संसद के मानसून सत्र में सरकार 32 बिल लाएगी, जिसमें 2 काफी महत्वपूर्ण बिल भी शामिल है। और इस बीच सियासी गलियारे से बड़ी खबर है, जहां जेपी नड्डा और कुशवाहा की मुलाकात शुरू हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत कर रहे हैं। तो जेपी नड्डा और कुशवाहा की मुलाकात शुरू हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात कर रहे हैं। कुशवाहा कल एनडीए की बैठक में शामिल भी हुए थे। आज दोनों नेताओं की 1-to-1 मुलाकात हो रही है। बताया जा रहा है कि कई मुद्दों को लेकर दोनों नेताओं में बातचीत हो रही है। बिहार में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पीएफआई के मास्टर ट्रेनर याकूब खान को गिरफ्तार किया है। मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र से एटीएस ने याकूब खान को गिरफ्तार कर एनआईए के हवाले किया। इस खबर पर पटना एटीएस मुख्यालय से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। बिहार एटीएस ने आज बड़ी कार्रवाई की है। बिहार एटीएस ने मोतिहारी जिले के पीएफआई के जो सक्रिय सदस्य है याकूब, उसे गिरफ्तार किया है। और बताते चले कि ये जो कार्रवाई है मोतिहारी जिले के चकिया थाना क्षेत्र स्थित गोवंदरा गांव में की गई है। याकूब खान उर्फ सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया है एटीएस ने। बताते चले कि याकूब जो है वो पीएफआई कांड का वांछित अभियुक्त है और इसकी गिरफ्तारी को लेकर के एनआईए ने बिहार एटीएस से मदद मांगी थी, अपील की थी, जिसके बाद एटीएस ने आज याकूब को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ ये भी बताते चले कि याकूब के अलावा एनआईए ने रियाज, इरशाद आलम, मुमताज अंसारी के अलावा
मोहम्मद अफरोज और नज़ीर आलम को गिरफ्तार करने की अपील की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए अब तक बिहार एटीएस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें इरशाद है, मुमताज और आज याकूब को बिहार एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है और ये पूरी कार्रवाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार एटीएस की है। बिहार एटीएस ने याकूब को गिरफ्तार करके एनआईए को सुपुर्द कर दिया है और अब इस मामले में एनआईए आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो करेगी। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। जी पीएफआई के वांछित अभियुक्त याकूब खान और सुल्तान और उस्मान की गिरफ्तारी हुई है। इसमें आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस पटना द्वारा उनके द्वारा एक विशिष्ट टीम द्वारा को भेजा गया था और स्थानीय जिला पुलिस द्वारा एसएचओ चकिया के नेतृत्व में गिरफ्तारी हुई और इसकी पूछताछ की जा रही है। एनआईए का जो एक केस था, केस नंबर 31 RC 31 है 2022, इसमें ये वांछित चल रहा था और इससे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद इसको एनआईए को सपोर्ट किया जाएगा। ये ट्रेनिंग कैंप भी चलाता था क्या सर पीएफआई का? जो प्रारंभिक सूचना है, पूर्व में इसके विरुद्ध 2020 का एक सांप्रदायिक का कांड भी दर्ज है। सीमा हैदर को लेकर बड़ी खबर है। सीतामढ़ी के रास्ते सीमा हैदर भारत आई थी। सूत्रों के हवाले से खबर है, पाकिस्तानी मूल की रहने वाली सीमा हैदर नेपाल से बिहार और उसके बाद उत्तर प्रदेश में आई थी। सीमा हैदर और उसके पति से पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई है। यह खबर पुलिस विभाग के सूत्र के मुताबिक है। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ नेपाल से बिहार के सीतामढ़ी जिला अंतर्गत लोकेशन से भारत में प्रवेश की थी। नेपाल भारत बॉर्डर पर अर्धसैनिक बल एसएसबी की तैनाती है। सिवान में पुलिस टीम पर हमला किया गया है। हमले में पुलिस ने अपनी जान बचाती नजर आई। हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे आक्रोशित भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, तो पुलिस टीम पर हमला किया गया। सिवान से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लाठी डंडे और ईंट पत्थर से हमला पुलिस की टीम पर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि करीब 6 जवान जख्मी हो गए। यह वीडियो भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के कोड़िया लिलही गांव में है। तस्वीरों में भी आप देखेंगे आक्रोशित भीड़ पुलिस टीम पर लाठी और डंडे से हमला कर रही है। एक दिन पहले पुलिस को सूचना मिली थी कि कोड़िया गांव में रोहित कुमार और उसके पड़ोसियों के बीच झड़प हुई है, जिसमें इन पड़ोसियों ने बंधक बनाकर रोहित कुमार की बेरहमी से पिटाई की थी। पड़ोसी हंसनाथ महतो ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी थी। उनके घर में पड़ोस का युवक रोहित घुसा है, जिसकी सूचना पर पुलिस पहुंची थी। वहीं मृतक के परिवार वालों ने आपसी विवाद में पीट कर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि हत्या की वजह प्रेम प्रसंग है, लेकिन पुलिस कैमरे के सामने अभी कुछ नहीं बता रही है। इस मामले को लेकर पुलिस गांव में प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने बुझाने गई थी, जहां आक्रोशित लोगों ने टीम पर हमला कर दिया। शिक्षा विभाग की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि अब सरकारी स्कूलों में टीचर के लिए क्लासरूम में कुर्सी नहीं लगाई जाएगी। इसके साथ ही स्कूल में कार्यावधि के दौरान शिक्षकों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने का भी आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के आदेश का स्कूलों में पालन किया जा रहा है या नहीं, इसको लेकर गोपालगंज के उत्क्रमित मध्य विद्यालय माझा में पड़ताल की हमारे संवाददाता गोविंद कुमार ने। बिहार में जब से शिक्षा विभाग की कमान अपर मुख्य सचिव के पाठक के जिम्मे लगी है, तब से इसमें सुधार के लिए नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षक को विद्यालय में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसको लेकर लगातार आदेश जारी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब विभाग की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अब सरकारी स्कूलों में टीचर के लिए क्लासरूम में कुर्सी नहीं लगाई जाएगी। इसके साथ ही स्कूल में कार्य अवधि के दौरान शिक्षकों को मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। इसी की पड़ताल करने हम पहुंचे हैं गोपालगंज के माझा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय माझा में। ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय है और इसमें हम पड़ताल करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश के बाद बदलाव हुए हैं। क्या वाकई में यहाँ पर टीचर कार्य अवधि के दौरान क्लासरूम में कुर्सी पर बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। क्या वाकई में टीचर बच्चों को पढ़ाने के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये विद्यालय का 7th A क्लास है, कल्पना चावला कक्ष। इसमें हम अंदर की तस्वीर भी दिखाएंगे कि इस वक्त क्लासरूम में टीचर की गतिविधियां क्या है। यहाँ देखिए कि टीचर हैं, ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को पढ़ा रही हैं और क्लासरूम में जो बच्चियां हैं वो शांत स्वभाव में बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से बच्चियां हैं वो पढ़ाई करेंगे। यानी कि टीचर के हाथ में न तो मोबाइल है
और न ही टीचर यहाँ पर कुर्सी पर बैठी हुई है। क्लासरूम में टीचर के लिए कुर्सी भी नहीं है। इसके बाद हम आपको प्रधानाध्यापक के कक्ष में चलते हैं। ये प्रधानाध्यापक अजीत कुमार का कक्ष है और अंदर की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और प्रधानाध्यापक से भी हम बात करने की कोशिश करें क्या वाकई आदेश जारी किया गया उसका पालन किया जा रहा है या नहीं किया। देखिए ये टीचर के सामने तमाम शिक्षकों के शायद ये मोबाइल हैं जो रखे हुए हैं और क्लास में प्रवेश करने से पहले ही टीचर के मोबाइल यहाँ जमा करा लिए गए हैं। प्रधानाध्यापक से ही हम बात करते हैं। ये मोबाइल कैसा है? ये सभी टीचरों का है। सभी शिक्षक लोग अपना अपना मोबाइल यहाँ पर जमा कर देता है और उसके बाद से अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। ये विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं और जो विभाग की ओर से नया आदेश जारी किया गया है उसका भी ये प्रधानाध्यापक समर्थन कर रहे हैं और कहीं न कहीं इस आदेश का जो समाज में मैसेज है वो एक मैसेज भी जा रहा है और बच्चे भी जो है लगातार विद्यालय में पहुंच रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।